हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है बायोट-सेवर्ट लॉ। डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12 चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सेकंड लेक्चर चल रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए। बायोट-सेवर्ट लॉ, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत क्रिएट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इसके पहले ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो बना रखा है जिसको हम ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हम आज ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को अगेन एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। बिल्कुल, एक करंट कैरिंग कंडक्टर AB है। इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। अगर आपसे हम पूछें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपका आंसर होगा कि सर, इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में इस वायर के चारों तरफ होंगी। बिल्कुल आपका आंसर राइट है, बट उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन अगर आपको बताना है तो हम अप्लाई करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐसे अपने राइट हैंड को इस तरीके से प्लेस करना है कि ये जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन में हो। इस केस में जो इस फिंगर का जो रोटेशन है, जो फिंगर का रोटेशन है, दैट रोटेशन डिसाइड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम यहाँ पूछें आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपका आंसर होगा इस बोर्ड के पैरेलल। इस बोर्ड के पैरेलल है। डियर स्टूडेंट, अगर आपसे अगेन हम यहाँ पे क्वेश्चन करें कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो आपका आंसर होगा इस बोर्ड के परपेंडिकुलर। कहने का मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डियर स्टूडेंट, इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन में है। और मैंने आपको एक कंसेप्ट भी बताया था, अगर हम पेन को यहाँ पे पुश करें तो उस केस में अगर पेन का जो नोक है ये अंदर की तरफ है, तो आपको जो दिखेगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको क्रॉस दिख रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस। अगर पेन को आप उल्टा करोगे तो आपको डॉट दिखेगा, इसका मतलब डॉट। जब बाहर की तरफ होगा तो डॉट, अंदर की तरफ होगा तो क्रॉस। मैंने आपको तरीका भी बताया था याद करने के लिए। अब अगर हम यहाँ पे आपसे पूछें मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बताएंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ये है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। बिल्कुल इस प्लेन के इस साइड में है। अब अगर हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड आप कहेंगे इस प्लेन के बाहर की तरफ है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमको डॉट दिखाना पड़ेगा। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जो कंसेप्ट है डायरेक्शन डिसाइड करने का, ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब आज मैं जो बात करने वाला हूँ बायोट-सेवर्ट लॉ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बायोट एंड सेवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या बताया, हम इसकी बात चल रहे हैं आज करने के लिए। डियर स्टूडेंट, बायोट-सेवर्ट ने ये बताया, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B है, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस बात पे डिपेंड करता है, ये चीज़ बायोट-सेवर्ट ने बताया। आपको पता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, बट वो मैग्नेटिक फील्ड किस बात पे डिपेंड करती हैं, ये चीज़ बायोट-सेवर्ट ने बताया। आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए और पेन और कॉपी लेकर बैठिए, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। और हाँ, आप लोग जब वीडियो को वॉच करते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं लाइव क्लास को, यूट्यूब पे कुछ और देखने लगते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ना करें। केयरफुल होकर के बैठें और वीडियो को टिल द एंड वॉच करें, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, बायोट-सेवर्ट ने एक करंट कैरिंग वायर को सपोज किया। उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर को सपोज किया, कुछ इस तरीके से वायर उन्होंने सपोज किया, ऐसे करके। ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, करंट I फ्लो कर रहा है।
आपको पता है अगर इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ये वायर अगर AB है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एनालिसिस बायोट एंड सेवर्ट ने किया। अब सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वायर यहाँ पे ये कैसा है, किस शेप का वायर है। तो डियर स्टूडेंट, वायर स्ट्रेट है, कर्व के फॉर्म में है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बिल्कुल आपको सिर्फ वायर सपोज करना, ये स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व के फॉर्म में भी हो सकता है, उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है, मैंने ये सपोज किया, थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ करंट को, ये करंट है, दिस इज द करंट। अब यहाँ पे कोई एक मैं पॉइंट सपोज कर रहा हूँ, दिस इज पॉइंट P। ये पॉइंट P इस करंट कैरिंग वायर से R सेपरेशन पे है, जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब डियर स्टूडेंट आप बताइए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस प्लेन के अंदर की तरफ या इस प्लेन की बाहर की तरफ, कमेंट करके जल्दी बताइए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का आंसर ये होगा कि बिल्कुल सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो घूम के अंदर की तरफ जाएगा, ऐसे निकल करके ऐसे अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्रॉस बना रहा हूँ, क्रॉस, दिस इज द क्रॉस। अब आपको इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बायोट सेवर्ट ने क्या किया, स्मॉल एलिमेंट सपोज किया, इस वायर का स्मॉल एलिमेंट, उन्होंने इस वायर का छोटा सा एलिमेंट सपोज किया, बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट, ये छोटा सा एलिमेंट उन्होंने सपोज किया। दिस एलिमेंट इज DL, ये एलिमेंट DL है। इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पे पहले मैग्नेटिक फील्ड बायोट सेवर्ट ने फाइंड आउट किया। उसके बाद अगर आपको बताना है कि यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो स्मॉल एलिमेंट हम इस वायर में सपोज करके यहाँ पे इंटीग्रेटिंग मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहरहाल वो बात की बातें हैं। अभी आपको क्या समझना है कि अगर ये स्मॉल एलिमेंट DL है, तो इस स्मॉल एलिमेंट DL की वजह से जो पॉइंट यहाँ पे P है, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हम इसकी बात करेंगे। तो ये मैंने सपोज कर लिया कि ये पॉइंट P R सेपरेशन पे है, ये पॉइंट P R सेपरेशन पे है, जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सबसे पहली चीज़ बायोट सेवर्ट ने बताया कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड, अब क्वेश्चन ये है कि अगर स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे DL है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे स्मॉल होगा, दैट इज DB। यहाँ पे सपोज किया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज DB, ये मैग्नीट्यूड मैंने सपोज किया हुआ है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, ये DB किस बात पे डिपेंड करेगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला कि बहुत ही सिंपल है, इसको आप सपोज भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। अगर आपने इस वायर में करंट की वैल्यू बढ़ाया, तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे क्रिएट हो रही है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। करंट को बढ़ाते जाएंगे, मैग्नीट्यूड का मान बढ़ता जाएगा, इसका जो स्ट्रेंथ है ये बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब सबसे पहली बात, यहाँ जो DB है ये प्रोपोर्शनल टू I होगा। एक मिनट, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज प्रोपोर्शनल टू I, करंट पे डिपेंड करेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे सपोज करते हैं स्मॉल एलिमेंट, तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम क्रॉस करेंगे, तो करंट की वैल्यू कम होगी, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का मान भी कम होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एलिमेंट को बढ़ा दिया, अगर आपने यहाँ पे एलिमेंट को इतना बड़ा कर दिया, उस केस में क्या होगा डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा क्रॉस करेंगे, तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का मान भी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब, अगर आपने डियर स्टूडेंट, अगर आपने DL एलिमेंट को बढ़ाया, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ गया। इसका मतलब बिल्कुल ये DL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, तो आप कहेंगे जब आप दूर जाएंगे तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो घटेगा। अगर हम इस वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मान घटेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। जैसे आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था,
ओके, सेम वैसे ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का मान घटता जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो dB है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बहुत थोड़ा सा अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मान ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अगर आप 2 रखोगे तो 1/4 हो जाएगा, 3 रखेंगे 1/9 टाइम्स हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए डियर स्टूडेंट। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है dB, ये मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि थीटा क्या है। तो थीटा आप चाहे ये सपोज करो और चाहे थीटा आप ये सपोज करो, ऑल केस में मैग्नेटिक फील्ड, ऑल केस में अगर आपने थीटा ये सपोज किया तो उस केस में डियर स्टूडेंट अगर आपने इसको थीटा एज्यूम किया तो ये हो जाएगा एंगल 180 माइनस थीटा। और आपको पता है कि साइन चाहे थीटा हो और चाहे साइन 180 माइनस थीटा हो, दोनों केस में वैल्यू सेम होती है। दोनों केस में वैल्यू सेम होती है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि साइन का फैक्टर क्यों आता है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप इसके आगे जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे जो कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, उस कंसेप्ट से ये डिसाइड होता है कि यहाँ पे हम साइन फैक्टर क्यों यूज करते हैं। और अभी हमको यहाँ पे सिर्फ ये सपोज करना है कि ये जो एंगल है, इस एंगल का साइन यहाँ पे हम साइन के साथ इसको हम कंसिडर करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लासिकल मैकेनिक्स का कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। अब डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आपको मज़ा आने वाला है। अगर हम इन सारे इक्वेशन को कंबाइन करें तो क्या मिलेगा। कंबाइनिंग ऑल इक्वेशन वी गेट, तो आपको मिलेगा dB प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा डिवाइड बाई r²। ये आपको मिल गया। अगर हम इस इक्वलिटी को, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करें तो क्या चाहिए हमको, एक कांस्टेंट चाहिए। और यहाँ जो कांस्टेंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड μ0/4π। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि इस वायर के चारों तरफ जो रीजन है ये फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है, या फिर आप कह सकते हैं कि वैक्यूम है, वैक्यूम है, वैक्यूम, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। फ्री स्पेस या वैक्यूम है इस वायर के चारों तरफ। उस केस में अगर हम इसको इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करें तो क्या मिलेगा आपको, वेक्टर dB की वैल्यू μ0 डिवाइड बाई 4π IDL साइन थीटा डिवाइड बाई r²। ये आपको मिल गया। ओहो हो, यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग वायर। अब इसको हम बोलते हैं दिस इज बायोट-सेवर्ट लॉ। यहाँ पे स्केलर फॉर्म है ये मैग्नेटिक फील्ड का, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम आपसे पूछें μ0 यहाँ पे क्या है तो आप कहेंगे μ0 है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है μ0। अब μ0 की अगर हम यूनिट की बात करें तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो μ0 की यूनिट होगी ये हो जाएगा dB और साथ में 4π r² डिवाइड बाई IDL साइन थीटा, IDL साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको चाहिए यूनिट, dB का होता है टेस्ला, 4π यूनिट लेस होगा, r² का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई एम्पियर और यहाँ हो जाएगा मीटर। एक मीटर कैंसल आउट, सेंटर का डायमेंशन नहीं होगा तो μ0 का जो डायमेंशन होगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ जो μ0 की वैल्यू होती है क्या होता है, जो μ0/4π है इसकी वैल्यू होती है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर।
ये होता है μ0/4 की वैल्यू। अगर आप ये पुट करेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁷ और बाकी सेम वैसे ही रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अब आपको चल रहा हूँ बताने के लिए, जो बहुत ही बेहतरीन है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको पता भी होगा, बट अभी तक आपने डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं की है, सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है। अब हम इसका वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ही डायरेक्शन की बात करते हैं। अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका वेक्टर फॉर्म मुझे बताना है। डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे आपसे पूछें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपने बताया मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन में है और अंदर तो हम दिखा नहीं सकते, तो मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि डायरेक्शन ये है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन मैंने मैग्नेटिक, दिस इज एन कैप। एन कैप किसकी डायरेक्शन है, तो आंसर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, डीबी की डायरेक्शन है। अब अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर डीबी बराबर μ0/4 IDL sin थीटा डिवाइड बाई r², और यहाँ पे आप कर देंगे एन कैप, चूँकि एन कैप डायरेक्शन को डिसाइड करता है, इसके अलावा सब मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एन कैप क्या है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दो, बहुत बेहतरीन टॉपिक आ चुका है। अब यहाँ पे जो एन कैप है, ये एन कैप क्या है, तो आप देख रहे हैं जो एन कैप है ये इस R से 90 एंगल पे है और इस DL से भी 90 एंगल पे है। कहने का मतलब DL और R ये दोनों प्लेन पे हैं, बट ये DB इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस प्लेन पे दो एक्सिस है, इसका मतलब DB थर्ड वाले एक्सिस में जा रहा है। अब अगर आपने सपोज किया कि ये एंगल थीटा है, या आप इसको भी एंगल थीटा मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर ये एंगल थीटा है तो उस केस में डियर स्टूडेंट DL क्रॉस R की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल आप कहेंगे दैट इज कॉल्ड एन कैप। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप कहेंगे DL क्रॉस, बिल्कुल DL क्रॉस वेक्टर R, ये हो जाएगा दिस इज एन कैप। और आप ऐसा भी मान सकते हो कि जो IDL है, IDL यहाँ पे जो है ये लेंथ एलिमेंट दैट इज वेक्टर क्वांटिटी है। IDL क्रॉस की वैल्यू आपने एन कैप सपोज कर लिया। अब आप ध्यान दो डियर स्टूडेंट, अगर IDL क्रॉस R की वैल्यू एन कैप है तो आप ये बताओ एन कैप के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है वेक्टर n अपान मॉड ऑफ n। आपको पता है वेक्टर n अपान मॉड ऑफ वेक्टर n भी हम लिख सकते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब इस n कैप स्थान, अगर आपको n कैप की वैल्यू चेंज करनी है तो n कैप के स्थान क्या लिखेंगे, वेक्टर n का मतलब IDL क्रॉस R डिवाइड बाई मॉड ऑफ IDL क्रॉस R का मतलब सीधे सीधे IDL R साइन थीटा हो जाएगा, IDL R साइन थीटा। ये आपने फाइंड आउट कर लिया वेक्टर n कैप की वैल्यू, बहुत बेहतरीन है ये। अब अगर हम यहाँ पे n कैप की वैल्यू पुट करें तो आप क्या कहेंगे, μ0/4 IDL साइन थीटा डिवाइड बाई r² और मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे IDL क्रॉस वेक्टर R डिवाइड बाई IDL साइन थीटा इंटू R। I से I कट गया, DL से DL कट गया, साइन थीटा कट गया, यहाँ पे R है तो R³ हो जाएगा। इसका मतलब जो DB की वैल्यू आएगा μ0/4 IDL क्रॉस R इस डिवाइड बाई R³। तो आपने ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया, दिस इज द इन वेक्टर फॉर्म है ये, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है। डियर स्टूडेंट
आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि हम यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा, एक क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 2 है। अब इस क्वेश्चन में एक को एलिमेंट है, यहाँ पे गिवन है डेल्टा एल की वैल्यू डेल्टा एक्स आई कैप, एन एलिमेंट डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, बिल्कुल यहाँ पे प्लेस्ड है ये एट द ओरिजिन पे, एंड कैरीज ए लॉन्ग करेंट आई इक्वल टू 10 एम्पियर। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो आंसर है आई इक्वल टू 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आप इसको कर लेंगे तो आई थिंक बायो सेवर्ट का कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक एलिमेंट डेल्टा एक्स जो एक्स एक्सिस में प्लेस है वो डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। इसके वाई एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। ये पी पॉइंट 0.5 सेंटीमीटर इस लेंथ एलिमेंट से सेपरेटेड है। अब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पे, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बायोट-सेवर्ट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, dB बराबर, तो आप कहेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसकी वैल्यू अभी मैंने आपको पहले बताया था कि 10 की पावर -7। आई करंट यहाँ पे गिवन है 10, डी एल का मतलब डेल्टा एक्स यहाँ पे गिवन है 1 सेंटीमीटर और 1 cm को लिख सकते हैं 10 की पावर -2 मीटर। इसका मतलब 10 की पावर -2 मीटर यहाँ पुट करेगा। साइन थीटा मतलब इस dx डेल्टा x और इस r के बीच का एंगल कितना है, तो आप कहेंगे दिस एंगल इज 90। ये एंगल 90 यहाँ पे गिवन है, तो इसका मतलब थीटा यहाँ पे 90 हम पुट करेंगे। साइन 90 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना है 0.5, तो 0.5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 10 की पावर -1 और -8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 और इसको लिखेंगे 100/25, इसका मतलब 4, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 टेस्ला। ये आपने dB का मान फाइंड आउट कर लिया, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। दूसरी जो बात हो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन क्या होगा। आपको डायरेक्शन की बात करनी है, डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि अगर ये dl की डायरेक्शन है और ये r की डायरेक्शन है, तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है dl से भी 90 होता है और r से भी 90 होता है। अगर ये दोनों प्लेन पे हैं, इसका मतलब जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कन्फर्म है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब या तो बाहर या तो अंदर, दो सिचुएशन हो सकती है, या तो इस प्लेन के बाहर होगा या तो इस प्लेन के अंदर होगा। तो मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डियर स्टूडेंट, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी, ये बात तो कन्फर्म है। अब देखते हैं कि प्लस के कैप है या फिर माइनस के कैप है, क्योंकि जेड के अलॉन्ग हमेशा क्या होता है, के कैप होता है। ये बात तो कन्फर्म हो गई। ओके, अब हम कैसे यहाँ पे डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे, तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि जो एन कैप होता है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसको हम लिखते हैं डी क्रॉस आर लिखते हैं। और यहाँ पे ये जो डी क्रॉस आर है, इस डी के स्थान पे क्या पुट करेंगे, तो आंसर है डेल्टा एक्स आई कैप। यहाँ पुट करेंगे डेल्टा एक्स आई कैप क्रॉस
आर का स्थान पे क्या पुट करेंगे, तो आंसर है यहाँ पुट करेंगे हम, ये है आर जे कैप, यहाँ पुट करेंगे हम आर जे कैप, या कह सकते हैं वाई जे कैप, ये हो जाएगा वाई जे कैप, वाई जे कैप हुआ। अब आप बताओ डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा आंसर। अब अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो डेल्टा एक्स, वाई को बाहर कर लेंगे, आई कैप क्रॉस जे कैप, और जिसको हम बोलते हैं के कैप, इसका मतलब जो आएगा फाइनली आंसर डेल्टा एक्स वाई इंटू के कैप आएगा। इसका मतलब डायरेक्शन यहाँ पे जो होगा के कैप होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे के कैप आएगी, मतलब जो एन कैप है डायरेक्शन, ये क्या है, ये के कैप है। तो आई थिंक आपके कंसेप्ट डियर स्टूडेंट 100% क्लियर हो गए होंगे। ये टॉपिक वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग और एक दो क्वेश्चन करिए, अपने आप को चेक करिए कि मेरा कंसेप्ट कितना सही हुआ। इसके बाद जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशन इसका बेहद इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम, नीट, IIT, JEE हर जगह क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, बाय।